ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बड़ी खबर इस वक्त मार्को रूबियो को लेकर। भारत से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अब एक बेहद बड़ा बयान दिया है। यहां पर उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की चिंता जायज है। जब उनसे दरअसल ये सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान संघर्ष में पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका को लेकर भारत की तरफ से कोई चिंता जताई गई है, तो यहां पर उनकी तरफ से जवाब सामने जो आया वो कुछ इस तरह था। उन्होंने कहा कि जाहिर है वो हमेशा इस बारे में चिंतित रहते हैं। भारत हमेशा इस बात की ओर इशारा करता रहा है कि पाकिस्तान की जमीन से कुछ आतंकवादी गुट जो हैं, टेररिस्ट ग्रुप जो हैं, वो काम कर रहे हैं जो भारत को निशाना बनाते हैं। वे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन जहां तक ईरान के मामले में उनकी मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर की भूमिका का सवाल है, तो इस पर कभी कोई बातचीत नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि वो इस बारे में कोई शिकायत करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर मार्को रूबियो इस वक्त फिलहाल भारत दौरे पर हैं। कई तस्वीरें उनकी निकलकर सामने आ रही हैं। जयशंकर से मुलाकात की और यहाँ पर NSA अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात हुई है, PM मोदी के साथ बैठक हुई है। तो यहाँ पर किन मुद्दों पर बातचीत हुई और इससे कैसे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है, पाकिस्तान को कैसे झटका लगता हुआ दिख रहा है, आज की ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। सर, यहाँ पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि भारत की जो चिंता है पाकिस्तान को लेकर वो एकदम जायज है। इसे कैसे देखते हैं आप? जी धन्यवाद सोनम जी। देखिए, ये जो मार्को रूबियो US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और साथ ही साथ वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्तमान समय में एक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं जी। और वो एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है और उनका जो बयान है भारत के संदर्भ में कि भारत पाकिस्तान के संदर्भ में जो चिंताएं हैं वो अवश्य रखता है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के द्वारा की जाने वाली ये जो मध्यस्थता है, इसके संदर्भ में ऐसा कोई विषय कोई इशू के तौर पर इसको नहीं उठाया। ये जो विषय है ये हमारे डिस्कशन में नहीं आया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत एक तरफ जहां पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी चिंताओं को भी व्यक्त करता है, वहीं जो वर्तमान समय में वेस्ट एशिया की क्राइसिस को इस समाधान के लिए जो भी प्रयास चल रहे हैं उसका भारत एक मैच्योर तरीके से सारे इस पूरे विषय पर अपना रुख रखते हुए उसके संदर्भ में अपना समर्थन भी देता है और कोई ऐसी भारत कोई ऐसा विषय नहीं उठाना चाहता कि जिससे कि इस तरीके की जो शांति की जो भी वार्ताएं चल रही हैं उसमें कहीं से भी किसी तरीके का दखल हो। और जाहिर है कि भारत इनका समर्थन करता है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के मूल चरित्र का प्रश्न है, वो भारत के संदर्भ में उसका रुख शत्रुतापूर्ण रहा है। और सबसे अच्छी बात है, आप देखिए सोनम जी, कि अमेरिका भी इस बात को जानता है कि भारत की पाकिस्तान के संदर्भ में चिंताएं क्या हैं। बिल्कुल, और जायज भी ठहराते हुए यहाँ पर, बिल्कुल सर, जायज भी ठहराते हुए यहाँ पर मार्को रूबियो नजर आए हैं। क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हमने देखा, पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ था तो कई देश यहाँ पर भारत के साथ खड़े हुए और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने अपने कई बयान दिए, कई प्रतिक्रियाएं दी। और इस बार अमेरिका ने जो है भारत की धरती से पाकिस्तान को ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जी, देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ उसमें भारत में मौजूद थे और वो जाहिर है कि अमेरिका इस बात को उसने बहुत ही गहराई से ग्राउंड जीरो से इस बात को अनुभव किया कि भारत के आतंकवाद के संदर्भ में कि भारत के क्या चिंताएं हैं। और इसी तरीके से जो 26/11 का हमला हुआ था उसमें अनेक अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे और जाहिर है कि इस बात को भी अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका स्वयं आतंकवाद का सबसे बड़ा विक्टिम रहा है। 9/11 का हमला जो हुआ था वो जाहिर है कि उसका मेन मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन उसी पाकिस्तान में पाया गया था और पाकिस्तान में अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन करते हुए ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। तो देखिए, अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत की पाकिस्तान के संदर्भ में क्या चिंताएं हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच के ये जो कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो एक उसमें कितनी मैच्योरिटी है और दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे की चिंताओं को समझते हैं। लेकिन साथ ही साथ दोनों ही राष्ट्र इस बात को भी समझते हैं
कि जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है उसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। वहां पर एक शांति स्थापित होनी चाहिए, स्थिरता स्थापित होनी चाहिए। तो उसके लिए एक जो कंप्रेहेंसिव तरीके से जहां कहीं से भी जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसका दोनों ही भारत और अमेरिका उसका समर्थन करते हैं। और जाहिर है कि इस तरीके के प्रयासों की नितांत आवश्यकता है कि जहां कहीं से भी जो राष्ट्र यदि पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र अपनी मैसेंजर की भूमिका में ही है, उससे ज्यादा उसकी भूमिका है नहीं, लेकिन उसकी जो भूमिका भी अगर कहीं कारगर साबित हो रही है, या चाइना जैसा जो राष्ट्र है उसकी भूमिका कहीं कारगर साबित हो, रशिया की भूमिका कहीं कारगर साबित हो, तो सभी को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। ये बात भारत भी और अमेरिका भी अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो भारत और अमेरिका के बीच के जो बयान है वो भारत और अमेरिका के रिश्तों की मैच्योरिटी को दर्शाते हैं। और ये जो संबंध है वो जाहिर है कि बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पर खड़े हैं। और देखिए, दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपनी असहमतियों पर भी असहमत होने के लिए तैयार होते हैं। सर यहाँ पे आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि जो ऊर्जा आपूर्ति का मुद्दा जो अभी मुख्य बना हुआ है, हॉर्मुज संकट जो चल रहा है, इसी बीच यहाँ पर जब एस जयशंकर और यहाँ पर मार्को रूबियो की बातचीत हुई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये मुद्दा भी उठाया गया कि जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति है और उसके जो आर्थिक हित हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में जो भारत जो है विविधीकरण अपनाते हुए आगे चल रहा है, तो यहाँ पर क्या एक संदेश भारत की तरफ से अमेरिका को देने की कोशिश की गई? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि रूसी तेल को लेकर जो वेवर था वो अमेरिका की तरफ से दिया गया, और रूसी तेल को लेकर हमेशा से अमेरिका ये कहता रहा है, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है कि भारत जो है रूस से तेल ना खरीदे। रूस से तेल खरीद कर जो है भारत जो रशियन वॉर है उसको फंड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भारत के और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा कि इन रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो जो राष्ट्र हैं, ये दोनों जो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, ये अपनी असहमतियों पर भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि कोई भी अगर विषय अगर कहीं भी आता है जिसमें कि दोनों के व्यूज में थोड़ी भिन्नता होती है, तो वो उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से एक दूसरे के समक्ष उसको रेज करते हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। भारत ने अपनी जो पाकिस्तान के संदर्भ में चिंताओं को भी अवगत जरूर कराया, लेकिन भारत इस बात को भी जानता है कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस रिजॉल्व होनी चाहिए, वो तो हमने डिस्कस किया ही। लेकिन साथ ही साथ भारत की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती रहे, ये भी भारत की एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, ये भारत का एक राष्ट्रीय हित है। और इस संदर्भ में जो चिंताएं हैं उसको भी भारत ने अवगत कराया। और भारत ये इस तरीके की पॉलिसी पर चलता है कि हम अपने एनर्जी के इंपोर्ट्स को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी पर चलते हैं। विविधताकरण की जो हमारी नीति है वो भारत की एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के भी उसकी नीति है। और ये और साथ ही साथ में ये भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स की जो पॉलिसी है उसमें भी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार जो हमारे राष्ट्रीय हित में सबसे अच्छा होता है उसके अनुसार अपने जो एनर्जी इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशन है उसको निर्धारित करते हैं। और उसमें जाहिर है कि रशिया भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें वेनेजुएला भी अब है। और जाहिर है कि जहां कहीं भी विश्व में एनर्जी के इंपोर्ट्स को भारत अब अवेल कर सकता है वो भारत एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो इसी बात को हमारे विदेश मंत्री हमारे श्री एस जयशंकर ने इस बात को कहा कि भारत अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है। और भारत जाहिर है कि जहां कहीं से भी इस समय संकटकालीन स्थिति में एनर्जी के इंपोर्ट्स कर सकता है वो अवश्य करेगा। और उसमें रशिया भी शामिल है और जाहिर है कि उसमें अमेरिका और वेनेजुएला भी शामिल होगा। तो ये भारत की बहुत ही स्पष्टवादिता वाली जो नीति है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली जो नीति है और एक डाइवर्सिफिकेशन की जो पॉलिसी है उसको भारत ने स्पष्ट कर दिया है। और मेरा मानना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने और पूरे डेलीगेशन ने इस बात को समझा होगा। और आने वाले समय में मैं सोनम जी अवश्य देखता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच में एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के जो कोऑपरेशन है वो भी बढ़ेगा। और भारत अब वेनेजुएला से भी और अमेरिका से भी और भी बड़े पैमाने पर ऑयल का और गैस का इंपोर्ट करेगा, इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। लेकिन जो रशिया से जो वेवर किया गया है वो वेवर भी सामयिक है और वो वेवर भी आवश्यक था। जी
सर यहाँ पर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। हम जिस तरह से देख रहे हैं, मार्को रूबियो ने जो एक बड़ा संदेश दिया और उन्होंने यहाँ आने से पहले भी ये कहा था कि हम भारत को जो है ऊर्जा आपूर्ति के लिए तैयार हैं, भारत जितना मांगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब यहाँ पर एस जयशंकर ने जो डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, तो एक बड़ा संदेश अमेरिका को देने की कोशिश की है, चाहे वो हॉर्मुज को लेकर हो कि वहाँ हॉर्मुज जो है खुला रहना चाहिए, जो समुद्री आवाजाही है वो सुरक्षित तरीके से चलनी चाहिए। लेकिन अब सर यहाँ पर जो NSA अजीत डोभाल के साथ मार्को रूबियो की मुलाकात होती है, अब विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जो क्वाड को लेकर बैठक होनी है, तो यहाँ पर आखिर किन मुद्दों पर बातचीत देखने को मिल सकती है? क्या हॉर्मुज को लेकर कोई यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है? और क्या ये चीन को जो है बांधने की तैयारी यहाँ पर देखने को मिलेगी? क्या पाकिस्तान को इससे मिर्ची लगती हुई दिखेगी? क्योंकि यहाँ पर रूबियो और डोभाल की बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ है? देखिए, एक बात मैं और भी कहना चाहता था एनर्जी इंपोर्ट्स के संदर्भ में कि जो भारत ने अपनी स्पष्ट जो डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी को स्पष्ट किया, उससे भारत ने इस बात को अमेरिका को एक बार फिर से बताया है कि भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के भी, आर्थिक नीतियों को लेकर के भी, वो लगातार बनाए रखेगा। और ये भारत की, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो ऊर्जा नीति हो, सभी का एक इंटीग्रल और कोर पार्ट है और भारत इसके साथ समझौता नहीं करेगा। तो ये भारत ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन जहां तक NSA अजीत डोभाल और NSA की भूमिका में मार्को रूबियो है, ये मीटिंग भी बेहद महत्वपूर्ण थी और भारत और अमेरिका के बीच में जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन लगातार बढ़ रहा है, लगातार गहरा हो रहा है, और भारत और अमेरिका में जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है, उसमें भी हमने लगातार प्रगति देखी है। मुंबई बम हमलों का एक प्रमुख मास्टर माइंड जो अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित पिछले साल किया गया था, वो भी इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका भारत के साथ अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहता है। और पाकिस्तान के संदर्भ में जो चिंताएं हैं वो जरूर श्री अजीत डोभाल ने मार्को रूबियो से व्यक्त की होंगी, जैसा कि विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने भी किया। तो ये जो और निसंदेह जो वर्तमान समय में वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है, जो वहां पर जिस तरीके की सुरक्षा संबंधी एक वल्नरेबल कंडीशंस, तनावपूर्ण स्थितियां, अस्थिर स्थितियां बनी हुई हैं, उन सारे विषयों पर भी दोनों NSAs के बीच में बात हुई है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो डिफेंस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है, वो भारत और अमेरिका की जो कम्प्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बेहद महत्वपूर्ण भाग है। और ये भी भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करता है। हालांकि एक बात मैं अवश्य इसमें ऐड करना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है, वो जिस स्तर का होना चाहिए उसमें अभी उस स्तर को हासिल करना भी बाकी है। अमेरिका को जाहिर है कि भारत के साथ काउंटर टेररिज्म के संदर्भ में और अधिक कोऑपरेशन को करने की आवश्यकता है, और जाहिर है कि इसकी आवश्यकता वर्तमान समय में दिखाई देती है। लेकिन जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, क्वाड का महत्व, जी सर। देखिए सोनम जी, क्वाड भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे 4 इंडो पैसिफिक रीजन के बेहद सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की पार्टनरशिप है। क्वाड का जो महत्व आने वाले समय में लगातार बढ़ेगा, और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप है, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्वाड का जो स्वरूप है बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि क्वाड के जो लीडर्स हैं वो इस बात को ओपनली कभी भी नहीं कहते, लेकिन जो क्वाड का जो महत्व है वो चाइना के विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवादी जो उसकी नीतियां रहती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए चाइना की नकारात्मक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए क्वाड की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। और देखिए, क्वाड का जो इनिशिएटिव था वो 2006-7 में जापान के महान नेता और प्रधानमंत्री शिंजो आबे के विजन के साथ लिया गया था। जब शिंजो आबे कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीज की बात करते थे, इंडो पैसिफिक रीजन का जो कंसेप्ट है वो शिंजो आबे के विजन से ही सामने आया। और जाहिर है कि ये जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है, हालांकि पहले का है, 2006-7 के समय का है, शिंजो आबे ने इसको शुरुआत की थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से ये आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके महत्व को समझा और इसको रिवाइव एक तरह से किया। और आज जो क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो लीडरशिप लेवल की समिट्स होती है। जो अगली लीडरशिप लेवल की जो समिट है वो भारत में ही आयोजित होनी है, संभव है इस साल हो या अगले साल हो, एक लंबे समय से प्रस्तावित है।
लेकिन जो ये फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, मेरा मानना है कि इसमें क्वाड के संबंधित अनेक विषयों पर गहरी चर्चा होगी और जाहिर है कि इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए और साथ ही साथ जो अनेक कंस्ट्रक्टिव इश्यूज हैं, चाहे वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को फाइनेंस करने के इश्यूज हों, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, ग्लोबल कॉमन्स के विषय हो, और जाहिर है कि क्वाड के जो लीडर्स फॉरेन मिनिस्टर्स जब मिलेंगे तो वो वेस्ट एशिया की क्राइसिस पर भी जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी एक पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को भी प्रभावित कर रहा है जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाधित है। बिल्कुल और जाहिर है कि सर यहाँ पर एक सवाल लूंगी अगली खबर पर चलने से पहले। हम देख रहे हैं पश्चिम एशिया में जो संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस वजह से पेट्रोल और जो डीजल के दाम हैं उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो सर ये आखिर ये दाम कहाँ जाकर रुकेंगे, आपके अनुमान से क्या होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि तनाव इस वक्त अपने चरम पर है, लोग परेशान हैं। देखिए, ये तनाव मेरे असेसमेंट के मुताबिक लंबे समय तक बना रह सकता है। हालांकि इसमें कमी लाने के जो प्रयास है वो किए जाएंगे, लेकिन चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में सिर्फ विश्वास का संकट ही नहीं है, बल्कि एक अविश्वास की गहरी खाई दोनों देशों के बीच में, और दोनों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। और वो जो स्टेटस को 28 फरवरी को और उसके पहले का दशकों पुराना स्टेटस को था, वो उस 28 फरवरी के दिन टूट गया। और आप जानते हैं कि जो नया तरीके की सहमतियां बनाने में, नए तरीके के स्टेटस को बनाने में एक लंबा समय लगता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये जो डायलॉग और नेगोशिएशन है लगातार चल रहे हैं। अभी एक पीस डील के होने की भी संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो पीस डील कितनी ज्यादा सस्टेनेबल होगी इसके बारे में अभी भी कहा जा सकता। हालांकि ये पीस डील के संदर्भ में आशा तो बड़ी की जा रही है, लेकिन इसके जो कंटेंट्स क्या होंगे अभी इसके बारे में जब तक ये सामने ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और जैसे कि मैंने कहा कि एक अविश्वास का जो की गहरी खाई है और ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इसी वजह से ये जो वोलेटिलिटी वेस्ट एशिया में है, जो अस्थिरता है, जो अनिश्चितता है, वो लंबे समय तक बनी रहेगी। तो उसके परिणाम ये होगा कि जो तेल के जो दाम है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति हम देखेंगे। तो सर जनता के लिए, आम जनता के लिए अभी कोई राहत भरी खबर देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? देखिए, ये जो एक पीस डील के संदर्भ में जो बातचीत चल रही है, इसमें यदि कोई कुछ विषयों पर सहमतियां बनती हैं तो जरूर ऑयल के और गैस के दामों में गिरावट आएगी। और यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेकर के मैं ज्यादा आशान्वित हूं, क्योंकि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो बाधा है, ये जो डिस्ट्रप्शन है, ये जो ब्लॉकेड है, वो बहुत लंबे समय तक बना करके नहीं रखा जा सकता। ईरान भी इसे नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईरान ने ही सिर्फ ब्लॉकेट किया हुआ है, अमेरिका ने एक नेवल ब्लॉकेट कर रखा है, एक जो रिस्पॉन्स उसका कर रखा है। तो ऐसे में ईरान की जो इकोनॉमी, जो बची खुची उसकी जो इकोनॉमी है, वो भी कोलैप्स कर सकती है। तो ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ओपन होने की संभावना मैं ज्यादा देखता हूँ, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ये ब्लॉकेट हटेगा, लेकिन यदि कहीं आगे चलकर फिर तनाव हुआ तो फिर से वो ब्लॉकेट की स्थिति हो जाएगी। तो एक जो डिसरप्शन है, ये जो एक अस्थिरता है, वोलेटिलिटी है, वो लंबे समय तक बनी रहेगी। और जैसे जैसे अगर कुछ अच्छे समाचार मिलते हैं तो दाम में कमी आएगी ऑयल के और गैस के, और यदि कोई फिर से डिसरप्शन पैदा होता है तो फिर वो बढ़ेंगे। तो ये जो उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और इसी वजह से मैं कहता हूँ सोनम जी कि जो डाइवर्सिफिकेशन की जो पॉलिसी है, जो अल्टरनेट एनर्जी सप्लाई चेन्स को स्टैब्लिश करने की हमारे जो प्रयास हैं, उसको हमें तेज गति से करना होगा और परमानेंट तरीके से करना होगा, क्योंकि वेस्ट एशिया का ये संकट है वो लंबे समय तक चलने वाला संकट है, और इतनी आसानी से पीस डील नहीं होने जा रही है, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है।